हाँ तो बच्चों हमने अब तक राउल्ट का एक लॉ हमने पढ़ लिया। आज हम राउल्ट के दूसरे लॉ की ओर जा रहे हैं। राउल्ट का दूसरा लॉ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। बराबर, फिर से बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। लेकिन बच्चों उसके पहले हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, बराबर, एनसीईआरटी की बुक में हमको एक छोटी सी थियरी दी है, उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ बातचीत करते हैं। देखिए क्या बोला है, राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस एज अ हेनरीज लॉ। हेनरी का जो लॉ है उसका एक स्पेशल केस है, क्या, राउल्ट का लॉ। तो राउल्ट का लॉ में हमने कुछ कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था राउल्ट के लॉ में? देखो बच्चों, आपने पढ़ा था राउल्ट के लॉ में कि सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है, सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, बराबर, वोलेटाइल की बात कर रहा हूं, बराबर, तो उसका पार्शियल प्रेशर है इज प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन के जितना होगा, बराबर से। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये हमने कल राउल्ट के लॉ में पढ़ा था। बच्चों अगर हमको प्रोपोर्शनल दूर करना है तो P1 बराबर क्या आता है, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1, ऐसे हम लिखते हैं। P01 क्या है, वो कैसे आता है, क्यों वो P01 ही उधर आया, तो वो मैंने आपको अगले लेक्चर में बता दिया था। जो पिछला लेक्चर गया उसमें मैंने बता दिया था आपको, बराबर है। तो ये नहीं मालूम है तो अगला वीडियो देख लिए एक बार, ओके, आपको आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये तो हो गया राउल्ट्स का लॉ, बराबर। लेकिन बच्चों हमको हेनरी का लॉ भी मालूम है। हेनरी का लॉ क्या था याद कीजिए, बराबर समझाया है, बराबर। एक बार वो भी नहीं देखा है आपने तो अगले वाले वीडियो भी देख लीजिए, आपको आ जाएगा, बराबर। हेनरी का लॉ क्या था, यदि आपके पास लिक्विड के अंदर आपने गैस डिसॉल्व किया हुआ है, बराबर, गैस डिसॉल्व किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगता था इधर वेपर प्रेशर, बराबर, वो क्या होगा, अबव द सरफेस जो भी वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर इतना, बराबर, ओके। तो ये इसमें भी हम प्रोपोर्शनल की साइन दूर करते हैं तो P इज इक्वल टू KH इंटू X लिखते थे। बच्चों हेनरी भी यही कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हेनरी का लॉ भी यही कह रहा है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस बच्चों कांस्टेंट पे है, बराबर। ये वाला KH हेनरी का कांस्टेंट है और ये क्या है, प्योर का सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो ये है। क्लियर इतना, तो दोनों के कांस्टेंट में ही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी तो दोनों का जो लॉ है वो सेम ही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो राउल्ट का लॉ है वो हेनरी का स्पेशल केस है। हेनरी का स्पेशल केस क्यों, हेनरी ने किसके लिए दिया था, पानी यानी कि लिक्विड और गैस के लिए। इसने किसके लिए दिया, लिक्विड के लिए अकॉर्डिंग इसका लॉ था, बराबर है, ओके। तो ये बात छोटी सी थियरी दी गई हुई एनसीईआरटी बुक में, तो याद रखना, ओके। और हम बच्चों आज की हम जो थियरी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, बराबर। क्या है थियरी आज की, मैंने पहले भी बोला था, अब एक बार बराबर अब भी बोलता हूं, देखो कौन सी थी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। यदि हमारे पास लिक्विड एज अ सॉल्वेंट है और उसके अंदर हम सॉलिड एज अ सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर होगा तो कितना होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा, कैसा, इतना ही रहेगा। या बच्चों ये क्वेश्चन हम ये जो क्वेश्चन है वो हम ये दूसरी थियरी पढ़ेंगे तो आपके सब सोल्व हो जाएंगे, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई एक कंटेनर है, देखना यहाँ पे बढ़िया, बराबर, कोई कंटेनर है, ओके। कंटेनर में आपने कोई लिक्विड लिया हुआ है यानी कि पानी, बराबर, मान लीजिए पानी लिया हुआ है H2O। तो बच्चों पानी की जो सरफेस है यहाँ पे, बराबर, जो भी सरफेस है वो सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे वो सिर्फ किसके होंगे, सिर्फ पानी के होंगे, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी ही है, बराबर, ओके। तो पानी की प्रॉपर्टीज है बच्चों, क्या पानी वोलेटाइल है, लिक्विड कैसा होता है, वोलेटाइल होते हैं। तो
तो वोलेटाइल कब होते हैं बच्चों? जो सरफेस है, सरफेस वोलेटाइल यानी कि वेपर बनना, वेपर कब बनता है? तो सरफेस के ऊपर जो भी मोलिक्यूल्स है वो सरफेस छोड़ के कहाँ किसकी फॉर्म में चले जाते हैं? वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई भी मोलिक्यूल्स उड़ के ऊपर चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सरफेस के ऊपर जो भी मोलिक्यूल्स है वो सरफेस छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। क्लियर इतना? चलिए, तो यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे वेपर भी मिलेगी, ओके, वेपर मिलेगी तो कुछ पार्टिकल्स, कुछ मोलिक्यूल्स है वो लिक्विड में से गैस में जाएंगे और कुछ गैस में से लिक्विड में भी वापस आएंगे, बराबर, यानी कि ऊपर से जो गिर के लिक्विड फॉर्म में भी आएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यानी कि जितने भी मोलिक्यूल्स लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो रहे उतने ही लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो रहे, बराबर। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा। और बच्चों जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तब जब सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर लगता है बच्चों उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, बराबर। कब? इक्विलिब्रियम के समय पे उसको हम बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, बराबर। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्योर H2 है तो हम इधर लिखेंगे P0H2O। क्या लिखेंगे हम? P0H2O। समझ में आ गया इतना? हेलो, ओके ओके। चलो, ये क्या वेपर प्रेशर को क्या बोल दिया हमने? P0H2O। ओके, चलिए, और एक दूसरा कंटेनर ले लीजिए, दूसरा वेसल ले लीजिए, बराबर, उस सेम साइज का हो और सेम पानी का क्वांटिटी हो, बराबर। यानी कि इसमें जितना पहले वाले में जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम ही मैंने यहाँ पे लिया है। जो भी वेसल का जो भी वॉल्यूम था वो भी इतना ही है, इधर उतना ही वेसल है। लेकिन बच्चों अब मैं इधर सिर्फ H2O नहीं रखूंगा, H2O के अंदर मैं NaCl भी डाल दूंगा, बराबर, NaCl भी डाल दूंगा। क्लियर? ओके, चलिए, तो अब बच्चों अब कहानी क्या होती है, बराबर। अब कहानी कुछ चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है? देखना, पानी की जो सरफेस है बच्चों, यहाँ पे पानी की जो सरफेस है, बराबर, वो पानी की सरफेस के ऊपर, यानी सिर्फ पानी नहीं है, सॉरी, सॉल्यूशन की सरफेस जो है उस सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी के मोलिक्यूल अब नहीं होंगे। मालूम पड़ता है? सिर्फ पानी के मोलिक्यूल बच्चों अब नहीं होंगे, बराबर। पानी का भी होगा और कोई किसका होगा? NaCl का भी। मान लीजिए कि ये एक मोलिक्यूल है वो पानी का है, दूसरा मोलिक्यूल है वो NaCl का है। पानी फिर से क्या हो जाएगा? NaCl, फिर पानी, फिर क्या आ जाएगा? NaCl। ओके, इस तरह से कुछ कहानी होगी सरफेस के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ किसका था? सिर्फ और सिर्फ पानी का था मोलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर। यहाँ पे अब नहीं होगा। दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर आपके पास प्रेजेंट है। कौन से? पानी और NaCl, बराबर। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहीं से भी निकालो बच्चों तो कितनी होगी? सेम ही होगी, बराबर। ओके, तो मान लीजिए कि इस तरह से कुछ हो जाता है, इस तरह की कुछ कहानी हो जाती है। अब बच्चों देखना, यहाँ से भी वेपर तो निकलेगी। क्यों? दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो लिक्विड फेज में है। लिक्विड की प्रॉपर्टीज है ही, क्या प्रॉपर्टीज है? तो क्या लिक्विड वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। ये तो यहाँ से भी वेपर तो निकलेगी, यानी कि लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में तो जो पानी है वो तो निकलेगा, H2O तो जाएगा ही, बराबर है। लेकिन बच्चों ये टाइम पे जो वेपर निकलेगी वो सिर्फ पानी की निकलेगी, याद रखना। क्यों? NaCl तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, बराबर ना। क्या है? नॉन वोलेटाइल है, पानी वोलेटाइल है, तो सिर्फ वेपर किसकी निकलेगी? पानी की निकलेगी। क्लियर इतना? ओके, तो बच्चों पानी जो लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उल्टा भी होगा, गैस में से लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा, बराबर है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के वक्त पे जो भी पानी सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, बराबर। तो इसका वेपर प्रेशर को हम डिनोट करेंगे P से। लेकिन बच्चों जो वेपर निकली है वो वेपर सिर्फ पानी की थी, तो पार्शियल प्रेशर हम पानी बोलेंगे इधर, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे इधर, बराबर ना। NaCl का तो कुछ हिस्सा है ही नहीं प्रेशर निकालने से। क्यों? वो तो नॉन वोलेटाइल है। क्लियर इतना?
ओके चलो इतना समझ में आ गया। तो इधर हमको जो मिला प्योर का मिला, इधर हमको क्या मिला पार्शियल H2O, सॉरी पार्शियल प्रेशर मिला किसका H2O का। ओके चलो एक बात मेरे को बताओ, ये प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर ज्यादा होगा कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, बराबर है, इसका ही ज्यादा होगा। क्यों इसका ज्यादा होगा, क्यों, यहां से वेपर ज्यादा निकलेंगी बच्चों, सरफेस के ऊपर सिर्फ पानी के मोलेक्यूल्स थे, यहाँ पे आधे हो गए पानी के मोलेक्यूल सरफेस के ऊपर, बराबर, यहाँ पे वेपर कम निकलती है, वेपर कम तो प्रेशर कम, वेपर ज्यादा प्रेशर ज्यादा। ओके तो बच्चों ये हमेशा क्या होगा ज्यादा हो गया, यानी कि आप बोल सकते हो कि P0 बराबर किसका H2O का इज ऑलवेज किसका होगा PH2। ऐसा नहीं है पानी के लिए, कोई भी कंपोनेंट के लिए ये बात सही है, बराबर। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्वेंट है उससे ज्यादा ही होगा ये, क्लियर। यदि आपको कोई पूछे चलो इसका डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस क्या करोगे आप, डेल्टा पी प्रेशर का जो डिक्रीज होता है कितना डिक्रीज होता है, तो क्या करेंगे आप बड़ी कीमत में छोटी कीमत बात कर दीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू बात, तो बड़ी बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास P0 H2O माइनस क्या होगा PH2O, बराबर है। ये P0 क्या है प्योर पानी का जो प्रेशर वेपर प्रेशर था वो, और PH2O क्या है पार्शियल प्रेशर है। तो क्या होगा डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीज हो गया इतना। यहां तक को आपको बात समझ में आ गई सभी, ओके चलिए। तो बच्चों NaCl डाला है, बच्चों एक बात याद रखना, NaCl में 1 मोल डालता हूं, कितना डाला है इधर 1 मोल NaCl डाला है। यदि मैं यहाँ पे ग्लूकोज डालू C6H12O6 ग्लूकोज डालू 1 मोल, इधर 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया, तो बच्चों तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह से होगा कि NaCl का 1 मोल ग्लूकोज का 1 मोल बराबर, वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, मन में सवाल आता है ना। NaCl डाला तो कम हुआ, ग्लूकोज डालूंगा तो कम होगा, तो कम ही होगा। पानी का जो प्योर पानी का जो प्रेशर था उसके अकॉर्डिंग तो ये कम ही होगा, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ओके तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सर NaCl का डाला तो ज्यादा कम होगा कि ग्लूकोज का डाला तो ज्यादा कम होगा। तो बच्चों अब एक बात याद रखना, राउल्ट ने प्रैक्टिकली हमको बताया है कि जो भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और डिक्रीज होने वाला प्रेशर सॉल्यूट के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी के ऊपर, बराबर, नहीं के नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। NaCl आप देखें तो NaCl इधर क्या है वोलेटाइल, सॉरी NaCl इधर इलेक्ट्रोलाइट है, जो दो NaCl के जो बच्चों जो 2 आयन है इधर बराबर, वो क्या हो जाएंगे, वो तो टूट जाएंगे। NaCl का कंपोनेंट था, 2 अलग अलग आयन के फॉर्म में आ जाएंगे बराबर। लेकिन बच्चों ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता है, ग्लूकोज में ऐसा होता ही नहीं है बराबर। क्यों, ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बराबर है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है आयनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन 1 मोल NaCl डालने से जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर का कितना 1 मोल ग्लूकोज डालेंगे तो उतना ही कम होगा। वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं मैंने बोला क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर इतना, चलिए मालूम पड़ गया इतना, ओके चलिए ठीक है। अब आगे का हम बच्चों देखते हैं, ये वाला जो था वो ये वाला जो है उसके अकॉर्डिंग हम राउल्ट का दूसरे लॉ का फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं। ओके तो चलिए पहला हमने क्या बोला राउल्ट ने, कल हम राउल्ट के नियम पढ़ा था, कौन सा, कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, यानी कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ओके चलिए, तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1 बराबर, यहाँ पे नोट 1 हम लिखेंगे, कहाँ से आया वो आपको मैंने आगे भी बताया था आगे वाले लेक्चर में, तो आप देख लेना। ओके आगे वाला लेक्चर, तो मालूम पड़ गया कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और प्योर कंपोनेंट का प्रेशर होता है उसके इज इक्वल, उसको मल्टीपल करेंगे तो उसके इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर इतना, चलिए
बच्चों और हम आगे देखते हैं। अब हम जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा। देखो बच्चों, अगर मैंने को डिफरेंस चाहिए, बराबर, डिफरेंस चाहिए, डेल्टा पी चाहिए, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मान लीजिए कि ये प्योर सॉल्वेंट था, इसका मैं P01 से डिनोट करूंगा। इधर सॉल्यूशन है तो इधर मैं P1 लिखूंगा, क्यों? पार्शियल प्रेशर है, ये प्योर कंपोनेंट का प्रेशर, बराबर। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो ज्यादा में से कम बात करूंगा, माइनस करूंगा, तो क्या आ जाएगा? P01 माइनस P1। क्लियर इतना? ओके, चलिए P1 की वैल्यू यहां से पुट करो। कितनी है P1 की वैल्यू? P01 माइनस P01 इंटू x1। क्लियर इतना? ओके, चलिए P01 कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा? P01 1 माइनस x1। सही बात है। ओके बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ बाइनरी है। यस, आपको मालूम है सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उस सभी का मोल टोटल रिफ्लेक्शन कितना होता है? तो क्या 1 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। यदि मेरे को x2 की कीमत चाहिए तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? बराबर। तो यहाँ पे 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? x2, इधर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? P01 इंटू x2। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग? डेल्टा पी। लेकिन बच्चों डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी तो डिफरेंस है, बराबर। वेपर प्रेशर में कितना डिफरेंस आया तो उसको यहाँ इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बराबर। x2 को अकेला रखो, P01 को नीचे जाने दो तो क्या हो जाएगा? P01 इंटू x2। ओके, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। बच्चों चलिए ऊपर 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 वाली टर्म कौन सी है? देखो P01 माइनस P1, डिफरेंस इन अ वेपर प्रेशर। ओके, नीचे वाली टर्म कौन सी है? नीचे वाली टर्म कौन सी है? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो बच्चों ये वाली जो टर्म है वो क्या होती है? ये वाली टर्म होती है जो भी लोअरिंग प्रेशर होता है, ये लोअरिंग प्रेशर की टर्म है। कम हुई ना? किसके अकॉर्डिंग? तो किसके अकॉर्डिंग? प्योर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम बोलते हैं इसके रिलेशन में इसकी टर्म, बराबर। प्योर का इतना था, प्योर के अकॉर्डिंग इसकी कितनी कम हुई, तो इसको बोलते हैं रिलेशन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर इन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। क्लियर इतना? रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। ओके, चलिए रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में अभी आप देखेंगे तो क्या होगा बच्चों? कुछ इस तरह से होता है, देखना इधर, बराबर। क्या होता है? x2 की वैल्यू पुट करो इधर, P01 माइनस P1 इज डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू बच्चों N2 अपॉन N2 प्लस N1। ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है ना? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्लियर इतना? यहां तक आपको मालूम पड़ गया? ओके, तो बच्चों अब देखो यहाँ पे एक केस एज्यूम करो। मान लीजिए कि आपके पास वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, बराबर, यानी कि सॉल्यूट क्या है? बहुत ही कम, सॉल्यूट बहुत ही कम, सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा। तो ये ज्यादा है तो इसके मोल ज्यादा होंगे, इसके मोल कम होंगे। क्लियर इतना? ओके, तो मैं क्या करूंगा? N1 ज्यादा है किसके अकॉर्डिंग? N2 के। तो यहां से N2 को निगलेक्ट करूंगा। ओके, यहां से N2 को यदि निगलेक्ट कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? P01 माइनस P1, बराबर है। P01 माइनस क्या हो जाएगा? P1 इज डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्लियर इतना? चलिए ओके बच्चों, अब आपको मालूम है मोल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मोल का फॉर्मूला वेट बाय मोलेकुलर वेट। चलिए, तो N2 यानी कि सोल्यूट का मोल, तो सोल्यूट का मोल का फॉर्मूला क्या होगा? यस, क्या होगा? सोल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? W2 डिवाइडेड बाय M2। यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्वेंट का मोल, तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मोल W1 डिवाइडेड बाय M1। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे
बहुत हमारे लिए बहुत ही आईएमपी है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बराबर है, क्लियर इतना? बराबर। तो ये राउल्ट का दूसरे लॉ का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बच्चों जो थियरी हमको एनसीईआरटी में दी गई है वो थियरी बच्चों हमको यहाँ तक ही दी गई, बराबर। यहाँ से मैंने ये वाली कहानी स्टार्ट की, यानी कि जो दूसरे बोर्ड में कहानी स्टार्ट की उसको हम इस एनसीईआरटी में दी है, नहीं दी ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की एक या दो पेज पीछे दी हुई है। इसके यहाँ पे उसको टाइटल भी लिखा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, बराबर है। तो बच्चों मैंने साथ में क्यों ले लिया, बेस है, बराबर ना, इसका बेस यहाँ से लेना था तो साथ में ले लिया। अब हमारे पास मैंने पहले दिन बोला था 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसमें से एक तो मैंने पढ़ा दिया, बाकी 3 रही, बराबर। बाकी कौन सी है 3, वो हम आगे देखेंगे जब उसकी बारी आएगी तब। ओके, थियरी यहाँ पे है, तो ये वाली लिखने की नहीं लिखने की, तो ये वाली थियरी में नहीं लिखने की। लेकिन यदि आपको पूछा है कि मोलेक्युलर वेट फाइंड करो तो यहाँ तक आपको लिखनी होगी। बच्चों यहाँ पे एक हमको एनसीईआरटी में किताब में एक ग्राफ भी दिया हुआ है, वो ग्राफ में आपको समझाता हूँ। देखो ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, जो हमने आगे के राउल्ट का जो लॉ था, आगे जो राउल्ट का लॉ पढ़े ऐसे ही थे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए कि इधर है वेपर प्रेशर, इधर है मोल फ्रैक्शन, बराबर। क्या है मोल फ्रैक्शन, बराबर। चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x2 लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं, क्यों नहीं? बच्चों जो भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से है। NaCl वो तो क्या है बच्चों, NaCl तो क्या है, NaCl एक तरह का नॉन वोलेंटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। ओके, चलिए तो ये वाली बात याद रखना, इधर x2 नहीं आएगा, बराबर। जब अंदर सॉल्यूशन के अंदर पानी है ही नहीं तो वेपर प्रेशर तो 0 होगा। लेकिन जब जितना पानी बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो इधर प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो प्रेशर 0 से इतना हो गया, यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों P01 के इज इक्वल टू होगी, क्यों? प्योर प्रेशर मिलेगा, प्योर, बराबर। मालूम पड़ गया आपको? ओके, तो ये P01 के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर इतना? हेलो, क्लियर ना? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये वाला जो ग्राफ था वो भी आपको समझा दिया मैंने, बराबर। बच्चों एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे NaCl का एग्जाम्पल लिया है, बराबर। बच्चों NaCl है ना वो इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर। ये दोनों का मैंने बोला 1 मोल NaCl डालोगे तो 1 मोल ग्लूकोज डालोगे तो आपको कोई आपके लिए जो है वो जो डिक्रीज होने वाला जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू रहेगा, क्योंकि दोनों का 1 मोल है। लेकिन बच्चों वन हॉफ फैक्टर में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है, बराबर। ऐसा नहीं होता है, NaCl और ग्लूकोज का सही नहीं होता है, अलग कुछ डिफरेंस हो जाता है, बराबर। लेकिन बच्चों क्या उसके पीछे कहानी है, क्या उसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है, वो हम वन ऑफ फैक्टर में देखेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ तक मैंने जो थियरी आपको समझाई वो थियरी आपको एक बार अपने फेयर बुक में लिखनी है, कॉपी में, बराबर। और अगले लेक्चर में हम बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलिए गुड बाय और पढ़ाई में ध्यान देना।